हेलो फ्रेंड्स, धाकड़ कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आपके लिए फिर लेकर आया हूँ एक बैंकिंग अवेयरनेस का अगला लेक्चर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, उसके बारे में देखते हैं क्या क्या आज मैं लेकर आया हूँ। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि करेंसी आरबीआई का एक वर्क है, इशूअर ऑफ द करेंसी, इशूअर ऑफ करेंसी। तो जो आरबीआई मुद्रा निर्गमन का कार्य करता है उसके बारे में ही हम बात कर रहे थे। कई सारी बातें की थी हमने ये देखा था कि करेंसी या मनी के टाइप कौन कौन से होते हैं। उसके बाद में हमने बात की थी कि नोट कौन कौन से हैं, कौन साइन करता है, क्या कैसे हम पहचान सकते हैं फेक नोट है या नहीं। इन सब बातों को जानने के लिए पुराना वीडियो आप देखिएगा, ये मैं वहीं से आगे बता रहा हूँ। मैंने पिछली बार आपको जो है 2000 के नोट का बताया था। देखिए ये कुछ नोट हैं, इस पर मैंने फीचर्स बताए थे। ये ब्लेड लाइन है, ये आपका सी थ्रू रजिस्टर है, ये लेटेंट इमेज है, ये गांधी जी और ये यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, ये आइडेंटिफिकेशन मार्क, ये ब्लेड लाइन इंटेग्लियो प्रिंट में होती है, ये प्रॉमिस क्लोज है, ये आपका सिक्योरिटी थ्रेड है, ये आपके नंबर्स हैं, ये बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपका जो है वाटरमार्क है, ये सारे मैंने बता दिए थे। ऐसा कैसा सेम देखिए 500, 100, 200 सब पर है। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 500 के नोट पर ब्लेड लाइन अलग है, 2000 के नोट पर ब्लेड लाइन अलग है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है 7 ब्लेड लाइन है, यहाँ पर कितनी है 5 ब्लेड लाइन है। तो ये जो है रेज्ड प्रिंटिंग होती है ताकि दूसरे लोग पहचान जाते हैं। इसी के अलावा जो देखिए अगर आप 100 के नोट पे देखेंगे तो कौन सा है, 100 के नोट पे 4 लाइन है, और 200 के नोट पर कितने लाइन है, 200 के नोट पर 2 लाइन है और 2 जो है डॉट है। तो ये सारे फीचर्स जो हैं हर एक नोट पर हैं। यहाँ पर मैंने एक और बताया था आपको, देखिए कि ये जो आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क मैंने बताया था, ये आइडेंटिफिकेशन मार्क हर जगह अलग अलग है। यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल में है, 500 के नोट पर अगर आप देखेंगे तो सर्कल में है, और 100 के नोट पर आप देखेंगे तो ट्राइंगल में है, और अगर 200 के नोट पर आप देखेंगे तो एच लिखा हुआ है। तो ये जो है अलग अलग इसके आइडेंटिफिकेशन मार्क हैं जो रेज्ड प्रिंटिंग में उसमें बने होते हैं। तो ये नोट जो है ये कई सारे मैंने आपको बता दिए थे पिछली बार। अब हम क्या बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये तो ऑब्वर्स साइड है, इसके रिवर्स साइड में भी मैंने बता तो दिए थे, लेकिन वहां पर ही सबसे हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसके रिवर्स में क्या है। तो आपका क्वेश्चन बनता है कि इसके रिवर्स में क्या चीज है। जो क्वेश्चन बनता है जैसे कि कोणार्क का टेम्पल किसके पीछे है, या 10 रुपए के नोट के पीछे क्या है, 2000 के नोट के पीछे मंगलयान है, तो क्या क्या है, इसी की तरह क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपके लिए एक स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं उसका, आप चाहें तो उसको ले लीजिएगा। अभी फिलहाल एक चीज और देख लीजिए यहाँ पर कि ये 50 रुपए का नोट जो मैं बता रहा था, इस पे देखिए यहाँ पर ब्लेड लाइन नहीं है, यहाँ पर कोई ब्लेड लाइन नहीं है। यहाँ 10 रुपए के नोट पर कोई ब्लेड लाइन नहीं है, 20 रुपए के नोट पर कोई ब्लेड लाइन नहीं होती है, तो इनको पहचानने में दिक्कत आती है। और मैंने पिछली बार बताया भी था कि मनी एक ऐप लॉन्च किया गया है जो मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर है, जो आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। करंट का क्वेश्चन बनेगा आपका। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये एक स्क्रीनशॉट है जो आप ले लीजिएगा, इसमें सारे नोटों के मैंने फीचर्स जो हैं बता दिए हैं, इजीली आप जो है इसको देख पाएंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। इसमें हर नोट है, जैसे आप देखिएगा यहाँ पे 5 का नोट है, 10 का नोट है, 220 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, 2000 का, सारे नोट हैं। और यहाँ पर इनकी साइज मैंने डायमेंशन लिखे हैं कि कौन कितनी साइज है। तो ये mm में है साइज, और ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे बड़ा जो पॉइंट है यहाँ पर है मेन कलर क्या है, और इसके रिवर्स साइड में क्या है। ये दो ही चीजें यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका कलर 5 रुपए के नोट का कलर ग्रीन है, 10 रुपए के नोट का कलर चॉकलेट ब्राउन है, 20 रुपए के नोट का कलर येलो है, येलोइश है, और ये आपका 50 रुपए का नोट का कलर जो है टील कलर इसको बोलते हैं, और एक्वा भी बोलते हैं इसको। और ये आपका जो 100 रुपए का नोट है, इस कलर को बोलते हैं लेवेंडर। और 200 रुपए का नोट जो है ब्राइट येलो है, और आपका 500 रुपए का नोट है स्टोन ग्रे है, और मेजेंटा जो ये कलर है 2000 रुपए के नोट का, ये है मेजेंटा। तो ये कलर है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इससे भी इंपॉर्टेंट है कि इन सब नोट के पीछे क्या क्या है। जैसे 5 रुपए के नोट के पीछे ट्रैक्टर है, कोणार्क का मंदिर उड़ीसा का जो सन टेम्पल है वो 10 रुपए के नोट के पीछे है, एलोरा केव्स जो है 20 रुपए के नोट के पीछे है, हम्पी के चैरियोट यानी हम्पी के रथ, हम्पी मतलब कर्नाटक में है, वहां पर रथ मंदिर बने हुए हैं, तो हम्पी जो है वहां के जो है इसके पीछे है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में रानी की वाव, गुजरात पाटन में रानी की वाव है, बावड़ी है जो यहाँ पर 100 रुपए के नोट के पीछे है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश का जो सांची का स्तूप है वो 200 के नोट के पीछे है। रेड फोर्ट दिल्ली का लाल किला जो है 500 रुपए के नोट के पीछे है, और मंगलयान जो है वो है किसके, 2000 रुपए के नोट के पीछे। तो ये सारे हैं। इसके अलावा मैंने ईयर ऑफ इशू भी लिखा था, और मैंने बताया भी था कि इनका सर्कुलेशन लिमिटेड कर दिया है। 5 रुपए के नोट का तो छापते नहीं है अभी, लेकिन ये सारे वाइड सर्कुलेशन में है।
और ये जो है कब कब इशू हुए हैं, तो ये ठीक है, आप देख लीजिएगा, एक ही स्क्रीनशॉट में सारा हो जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा जरूर किसके पीछे क्या है, 5 के पीछे क्या है, 10 के पीछे क्या है, सबके पीछे क्या है, आप देख लीजिएगा। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इस करेंसी वाले चैप्टर में और क्या चीज़ें हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो जब हमने ये सारी बातें देख ली है तो एक चीज़ और देख लेते हैं कि करेंसी जो है हमारे भारत में इशू करने के लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम अपनाया गया है। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है अनलिमिटेड करेंसी जारी कर सकता है, कितनी भी करेंसी जारी कर सकता है। ये डिपेंड करेगा उस कंट्री की इकोनॉमी पर, इन्फ्लेशन रेट पर डिपेंड करेगा। अदरवाइज कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इतने नोट नहीं जारी कर सकते, कोई विश्व वाला व्यक्ति मना नहीं करने वाला है कि इतने नोट मत जारी करिए। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ये हमने 1956 में अपनाया था। इससे पहले हमारे यहाँ पर प्रोपोर्शनल सिस्टम था। प्रोपोर्शनल सिस्टम का मतलब होता है आनुपातिक। आनुपातिक इसका मतलब जब हम पहले इशू करते थे तो हमें जितने नोट इशू करते थे उसके बदले में गोल्ड वगैरह रखना होता था, जितने भी नोट इशू करते थे। लेकिन हमने मिनिमम रिजर्व सिस्टम जब से अपना लिया है, न्यूनतम, इसको हिंदी में बोलते हैं अगर आप लिखना चाहें तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। तो यहां पे क्या है कि आप जो है एक स्पेसिफिक रिजर्व रख दीजिए जिसमें बोला गया है कि 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ की सिक्योरिटीज। 85 करोड़, ध्यान रखिएगा, 85 करोड़ की सिक्योरिटीज आप रख दीजिए और आप कितने भी नोट छापिए। अब आपके दिमाग में मुझे पता है यही ख्याल आ रहा होगा कि छाप के गरीबी क्यों नहीं दूर कर देते हैं, इतना कोरोना का दान लेने की जरूरत क्या है या कोई और चीजें करने की जरूरत क्या है। लेकिन दोस्तों अगर बहुत ज्यादा नोट छाप देंगे तो रुपए की जो परचेसिंग पावर है गिर जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी, उसका वैल्यू नहीं रहेगा डॉलर के मुकाबले, और इवन इंटरनली भी वैल्यू नहीं रहेगा। इसलिए इतने नोट नहीं छाप सकते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर होता है। नहीं तो आपको पता है कि ईरान जो है एक नई करेंसी लेकर आने वाला है और ईरान की उस करेंसी का नाम है तोमान। अब ये तोमान क्यों लेकर आने वाला है? क्योंकि ईरान की जो पहले वाली करेंसी है रियाल, रियाल जो है वो आप ऐसे समझिएगा कि वो बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू गिर गई है। अगर आप जो है कुछ खरीदने जाएंगे तो करीब करीब आपको, जैसे मान लीजिए आपने कोई कंप्यूटर खरीदने गए तो 10 लाख रियाल लेके जाने पड़ेंगे आपको, और हो सकता है कि मैं कम बता रहा हूँ, करोड़ रियाल लेके जाने पड़ेंगे पूरा थैला भर के, तो वो वैल्यू कम हो जाएगी। अब ये तोमान को बोला है कि 10,000 रियाल के बराबर एक ही तोमान होगा, तो ये सिचुएशन नहीं आए, इसलिए इतने नोट जो है छाप नहीं सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि भारत में नोट छापने की कौन सी प्रणाली है। भारत में नोट छापने की प्रणाली है कौन सी? मिनिमम रिजर्व सिस्टम, और ये अपनाई गई है 1956 से। तो ये कुछ बेसिक बातें हम जान रहे हैं करेंसी से रिलेटेड चीजों के बारे में। तो चलिए दूसरी बात करते हैं, इसके अलावा और क्या चीजें हैं जो करेंसी में हमें जानना चाहिए। तो करेंसी में एक जो है आपका वो है लीगल टेंडर, और लीगल टेंडर का तो स्पेसिफिक मीनिंग बस यही है कि करेंसी इज लीगल एंड can be accepted and backed by the government or central bank। यानी करेंसी लीगल है, सेंट्रल गवर्नमेंट या सरकार जो आरबीआई है वो उसको बैक कर रहा है, उसके बदले में कोई दिक्कत आएगी तो आपको पैसा देगा और एक्सेप्ट की जा सकती है, इसी को लीगल टेंडर बोलते हैं। लेकिन आरबीआई कल से बोल देता है कि 500 के नोट लीगल टेंडर नहीं है, इसका मतलब 500 के नोट लीगल नहीं रह जाएंगे, आप किसी को देंगे तो हो सकता है कि वो आपको एक्सेप्ट करने से मना कर दे। अभी जब करेंसी लीगल टेंडर है तो कोई भी आपको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता है, चाहे आप बैंक में जाएं, चाहे आप किसी दुकान पे जाएं, कहीं पर भी जाएं। ऐसा अगर कोई करता है कि 500 का नोट आपसे नहीं लेता है, बोलता है कि ये मैं नहीं लूंगा, तो उस पर केस हो सकता है क्योंकि ये भारतीय मुद्रा है। तो ये इसी को बोलते हैं लीगल टेंडर। एक आध बात और जानते हैं, हम जानते हैं फेक नोट, या इसको बोलते हैं नकली नोट, काउंटरफीट करेंसी भी बोलते हैं इसको। और ये क्या है? ये है कि कोई व्यक्ति जाली नोट छाप दे। जाली नोट मतलब कुछ लोग जो हैं घर पे बैठे हैं, अभी दिमाग लगा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कलरफुल प्रिंटर लाए, फोटोकॉपी की और छाप दी और चला दिए।
ऐसे कई लोग करते हैं, कई सारे केसेस आते हैं। और अगर जब बड़े लेवल पे होता है तो बड़े लेवल पे तो पता ही नहीं चलता है कि कितने नोट कैसे छापे गए और कौन कौन सा फेक नोट, हमें जनरल साधारण आदमी को पता नहीं लगता है। तो मैंने पिछली बार कई सारे फीचर्स बताए थे आपको, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ अभी आपको कि ये जो जाली नोट हैं इनको पहचानने के फीचर्स तो मैंने पिछली बार बताए थे आपको कि जितने भी मैंने आरबीआई के 1 से लगाकर 13 फीचर बताए थे वो सारे एक नोट में होंगे तो वो नकली नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है कि जाली नोट में हमें क्या करना चाहिए। तो जाली नोट में देखिए, सबसे पहले तो अगर आप काउंटर पे बैठे हैं और अगर कोई जाली नोट आ जाता है तो आपकी जिम्मेदारी आप उसको पहचानेंगे। अगर आप पहचान नहीं पाते हैं और अगर वो आपके नोट में चला जाता है तो वो आप ही भुगतेंगे। यानी अगर आप कैशियर हैं और आपका 2000 रुपए का नोट आया और आपने पहचान नहीं पाए और आपने उसमें पैक करके रख दिया, शाम को ऑफिसर ने देखा कि ये तो नकली है, तो ये जिम्मेदारी पूरी क्लर्क की रहेगी, उसको ही भरना पड़ेंगे। लेकिन अगर क्लर्क जो है धाकड़ कॉन्सेप्ट से पढ़ा हुआ है और अगर उसने पहचान लिया है तो उस पर काउंटर फीट की सील लगा के उसको रसीद देना है। किसको रसीद देना है? उसको रसीद देना है जिस व्यक्ति ने नोट टेंडर किया है वहां पर, उसको रसीद देना है। नंबर 1, अगर वो नोटों की संख्या 1 से 4 है एक ही ट्रांजैक्शन में, 1 to 4 यानी 4 नोट तक है, तो ये जो है इवनिंग में रिपोर्ट करना है नोडल ऑफिस में और पुलिस में। पुलिस में भी वहां पर इन्फॉर्म करना है और नोडल ऑफिस में भी इन्फॉर्म करना है, बैंक के नोडल ऑफिस में। लेकिन अगर वो नोट 5 है या 5 से ज्यादा है, नोटों की संख्या की बात कर रहा हूं मैं, तो वो 5 से ज्यादा है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एफआईआर करना पड़ेगी पुलिस में, तुरंत उसी समय एफआईआर करना पड़ेगी और पुलिस को ये मामला उसी टाइम बताना पड़ेगा। तो ठीक है, इसका स्टेटमेंट बनता है, बाद में भेज सकते हैं, तुरंत एफआईआर करना पड़ेगी और काउंटरफीट नोट को उसको रसीद देके उसको बोलना पड़ेगा। तो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आया, अगर आप इतना बोल देंगे तो बहुत खुश हो जाएगा वो। चलिए आगे बात करते हैं। इससे रिलेटेड एक चीज और क्या है, तो इससे रिलेटेड एक चीज और है करेंसी चेस्ट। करेंसी चेस्ट, करेंसी चेस्ट क्या होता है दोस्तों? करेंसी चेस्ट जो है वो है आरबीआई के गोदाम, इसको बोलते हैं करेंसी चेस्ट। तो आप ऐसे समझिएगा कि ये जो है स्टोर हाउस ऑफ आरबीआई है, स्टोर हाउस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आरबीआई पैसे को कहां स्टोर करेगा? तो उसके लिए स्टोर हाउसेज हैं। ये भारत में करीब 4100 प्लस हैं और नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। आरबीआई के कंट्रोल में काम करते हैं, आरबीआई का इन पर कंट्रोल रहता है, लेकिन कई सारी जगह बैंकों का ही स्टाफ रहता है, बैंक से स्टाफ इनमें काम करता है। और ये क्या काम करते हैं? सर्कुलेशन और कलेक्शन का काम करते हैं। सर्कुलेशन और कलेक्शन कैसे? अगर कोई नोट जो है आरबीआई ने इशू किए हैं, नए नोट, आप कड़क कड़क नोट लाते हैं ना शादियों में, वो कहां से आते हैं? ये करेंसी चेस्ट से ही आते हैं। यानी आरबीआई करेंसी चेस्ट में नोट भेजता है और नोट उन अलग अलग ब्रांचों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। और बैंक जो अपने नोट जमा कराती है वो करेंसी चेस्ट में जमा कराती है, वो आरबीआई के पास जमा माने जाते हैं। यानी सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करने के लिए या स्पेसिफिकली सीआरआर मेंटेन करने के लिए अगर आप कोई नोट जो है वहां जमा करा रहे हैं करेंसी चेस्ट में, तो ये माना जाएगा कि वो आरबीआई के पास पहुंच गए। तो यहां से वहां, वहां से यहां, ये सारा करेंसी चेस्ट के माध्यम से होता है। और वैसे भी इतनी करेंसी को एक जगह रख नहीं सकते, इसलिए इतने सारे करेंसी चेस्ट में आरबीआई की करेंसी फैली हुई रहती है। तो समझ में आया होगा आपको। इसके अलावा जो आप नोट जो खराब नोट हो जाते हैं उनको जो नोट एक्सचेंज करते हैं, वो नोट एक्सचेंज भी फाइनली इन करेंसी चेस्ट में जाते हैं। और नोट एक्सचेंज तो किसी भी ब्रांच में हो सकते हैं, लेकिन वो नोट एक्सचेंज होके कहां जाते हैं? इन करेंसी चेस्ट में ही जाते हैं और वहां से फिर आरबीआई के पास पहुंच जाते हैं। तो ये करेंसी चेस्ट है जिनके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्या क्या बातें हैं वो जानते हैं। तो आपका आता है आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी। क्लीन नोट पॉलिसी, क्लीन नोट पॉलिसी क्या है उसके बारे में बात करते हैं। क्लीन नोट पॉलिसी का मतलब नोटों को क्लीन रखिए, बहुत सिंपल है। लेकिन इसमें अगर एक दो अच्छे भारी भारी वर्ड नहीं डालेंगे तो आपको इंटरव्यूअर अच्छे नंबर नहीं देगा। भारी भारी नंबर का मतलब कि नोट को स्वच्छ कैसे रखना है। तो ऐसा नहीं कि रोज उसको साफ करना है पाउडर से, ऐसा नहीं है। नोटों को 2-3 चीजें जो है आप ध्यान रखिएगा। एक तो नोटों को आप स्टेपल मत करिए। पहले आपको पता होगा स्टेपलिंग होती थी तो खड्डे पड़ जाते थे वहां पर, आप तो नहीं, पुराने जमाने के खिलाड़ी जानते होंगे। दूसरा, नोटों को स्टेपल नहीं करना है, नोटों पर राइटिंग नहीं करना है, नोटों पे कुछ भी लिखना नहीं है, नोटों की एक्सेसिव फोल्डिंग नहीं करना है। एक्सेसिव फोल्डिंग का विशेष एग्जाम्पल जो है आपने देखा होगा, किसी के पॉकेट में पड़ा हुआ नोट का बना सितारा, उसको बोलते हैं एक्सेसिव फोल्डिंग। तो मोड़ना नहीं है, स्टेपलिंग नहीं करना है, राइटिंग नहीं करना है। और आपको क्या करना है? टाइमली
एक्सचेंज करना है नोटों का एक्सचेंज, टाइमली नोटों का एक्सचेंज करना है। कैसे एक्सचेंज करना है? एक्सचेंज, टाइमली नोटों का एक्सचेंज करना है। कौन से नोट का? सोइल्ड नोट, म्यूटिलेटेड नोट, इम्परफेक्ट नोट। तो इन इम्परफेक्ट, सोइल्ड, म्यूटिलेटेड इन नोटों का टाइमली एक्सचेंज करिए ताकि खराब नोट आरबीआई के पास चले जाएं, उसकी जगह नए नोट इशू हो जाएं। तो ये सारा ही जो है क्लीन नोट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। अगर आप जो है नोट पर कुछ लिखेंगे तो वो गलत है, उसके लिए आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लीन नोट पॉलिसी में आती है। अब चूंकि मैंने 2-3 टर्म लिख दिए हैं, सोइल्ड, म्यूटिलेटेड और इम्परफेक्ट नोट, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले सोइल्ड नोट के बारे में बात करते हैं। सोइल्ड नोट, सोइल्ड नोट, सोइल्ड नोट क्या है? सोइल्ड नोट का मतलब है कि, सोइल्ड नोट का मतलब है कि डर्टी नोट। डर्टी, डर्टी का मतलब गंदा हो गया है, या अगर वो स्लाइटली कट हो गया है तो उसको बोलते हैं सोइल्ड नोट। स्लाइटली कट हो गया, वैसे तो 2 पीसेज में है तो भी आप उसको सोइल्ड नोट बोल सकते हैं। ये कैसे इसकी डेफिनेशन होती है? देखिए, आपने देखा हो कई बार नोट गल जाता है, जैसे उसमें हड्डियां ही नहीं है, बिल्कुल कड़क ही नहीं है, कुछ भी गंदा हो जाएगा, कुछ भी लग जाएगा उस पर, तो वो सारे नोट इसी कैटेगरी में आते हैं। सोइल्ड नोट को टाइमली एक्सचेंज कराना होता है जितने भी काउंटर हैं वहां से, ये सोइल्ड नोट होते हैं। दूसरे होते हैं म्यूटिलेटेड नोट। म्यूटिलेटेड नोट, तो म्यूटिलेटेड नोट की क्या खासियत है? म्यूटिलेटेड नोट की खासियत है कि उसका कोई एसेंशियल पोर्शन मिसिंग होगा। एसेंशियल पोर्शन मिसिंग, कोई भी उसका एसेंशियल पोर्शन मिसिंग होगा। जैसे गवर्नर का साइन है, गवर्नर ने साइन किया और वो वहां से फट गया, या उस नोट के नंबर हैं, या उस पर राष्ट्रीय चिन्ह है, या बहुत सारी चीजें जो उस पर खास खास लिखी हुई हैं वो मिसिंग हो जाना। तो कई बार बच्चों को दे दिया आपने, उसे थोड़ा सा फाड़ के फेंक दिया, पता ही नहीं चला, या आपने भगवान के यहाँ पर रखा पूजा करने के लिए, भगवान ने उसको स्वाहा कर दिया। तो बहुत सारे जो है आपके एसेंशियल पोर्शन होते हैं, वो अगर मिसिंग है तो उसको बोलते हैं म्यूटिलेटेड नोट। ये भी एक्सचेंज हो सकते हैं, ऐसा नहीं एक्सचेंज नहीं होते हैं, ये एक्सचेंज होते हैं, लेकिन जितना वो खराब नोट है उसके अनुपात में ही आपको पैसे मिलते हैं। 100 का 80, 100 का 70, ऐसे पैसे कम मिलेंगे। और एक नोट होता है इम्परफेक्ट नोट। तो इम्परफेक्ट नोट वो हैं जो खराब तो है लेकिन म्यूटिलेटेड नहीं है। खराब तो है, म्यूटिलेटेड नहीं का मतलब ये है कि ऑब्लिटर्ड हो गए हैं, श्रंक हो गए हैं, सिकुड़ गए हैं, या ऑल्टर्ड हो गए हैं, या वॉश्ड हो गए हैं, जेब में ही पड़ा रहा, खजाना आपका धुल गया। तो ये जो है, ये सारे नोट जो हैं, लेकिन इसमें इम्परफेक्ट नोट शामिल नहीं, ये सारे नोट इम्परफेक्ट नोट कहलाते हैं। तो 3 तरह के नोट मैंने आपको बताए, और नोटों से रिलेटेड काफी सारी चीजें जो है मैंने आपको बताई हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे भी अभी तो आपका डिजिटल बोर्ड चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आप जो है इनको अच्छे से समझ रहे होंगे चीज़ों को। तो इसके अलावा हमारा जो करेंसी वाला टॉपिक है, इसमें नोटों से रिलेटेड हमने सारी चीज़ें पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं किससे रिलेटेड? सिक्कों से रिलेटेड। तो सिक्कों से रिलेटेड की बात अगर हम करें तो सिक्कों में कौन कौन से सिक्के होते हैं और कहाँ कहाँ इशू होते हैं, कहाँ कहाँ छपते हैं, तो आइए दोस्तों उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कॉइन्स की बात करते हैं, और कॉइन्स यानी सिक्के जो इशू होते हैं वो होते हैं कॉइनेज एक्ट के तहत। कॉइनेज एक्ट बना हुआ है इसके लिए, कॉइनेज एक्ट। आपको मुझे पता है डिजिटल बोर्ड पे काफ़ी अच्छा दिख रहा था, लेकिन ये लॉकडाउन के कारण हम आ नहीं पा रहे थे। अब कोशिश ये करेंगे कि आते रहें, किसी तरीके से चलता रहे काम, और कई सारे सेफ्टी मेजर्स लेते हुए आपके लिए स्पेसिफिकली लेकर आएंगे। मुझे पता है आपका उत्साहवर्धन होता है, इससे अच्छा दिखता है। घर से मेरा उतना अच्छा नहीं दिख रहा था। मैंने 3-4 वीडियो पुराने रिकॉर्ड किए थे घर से, तो उतना अच्छा हो नहीं पा रहा था। तो मैं ट्राई करूँगा, और अगर आपका स्नेह प्यार बना रहेगा और आप अगर ऐसी आशा रखेंगे कि उन लेक्चर्स को भी इस डिजिटल बोर्ड पे रिकॉर्ड कर दिया जाए, तो ज़रूर आपके लिए हम वो भी कर देंगे। लेकिन पता लगे कि आपको ऐसा है, चाहिए, और अगर आप उसमें ठीक है आप मैनेज कर लिया, आपने देख लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें तो सिर्फ आप ही को दिखाना है और किसी को दिखाना नहीं है उनको, तो ठीक है आप देख सकते हैं। कॉइनेज एक्ट मैंने बताया 1906 के तहत जो है ये कॉइन्स जारी किए जाते हैं। इन कॉइन्स में कौन कौन से कॉइन है अभी जो सर्कुलेशन में है? 50 पैसा, 1 रुपया,
₹2, ₹5, ₹10 और ₹20। ये सबसे लेटेस्ट कॉइन है जो अभी थोड़े टाइम पहले इशू हुआ था, और इसका जो शेप है डोडेकेगन, ये याद रखिएगा आप। डोडेकेगन मैथ्स में एक शेप है जिसमें 12 साइड्स होती हैं, तो 12 साइड वाला ये सिक्का है ₹20 का। तो ये सबसे लेटेस्ट इशू हुआ है। तो ये सारे सिक्के जो हैं, ये सारे सिक्के इस कॉइनेज एक्ट के तहत इशू होते हैं। और 1000 रुपए तक का सिक्का जो है हम जारी कर सकते हैं, लेकिन ₹20 का सिक्का जो है हमने जारी किया हुआ है। आपको पता होगा कुछ दूसरे कॉइन भी होते हैं कि 350, 400, 500 का कॉइन जारी किया, वो ऑनररी कॉइन होते हैं, आरबीआई के म्यूजियम में रखे होते हैं, प्रचलन में नहीं होते हैं। प्रचलन में तो ₹20 का कॉइन ही है। दूसरा, इन कॉइन्स की मिंटिंग कहां पर होती है? नोटों की तो छपाई होती है और कॉइन्स की ढलाई होती है, ढलाई। इनको पिघला कर इनको कॉइन के शेप में ढाला जाता है। तो ये ढलाई जो है 4 जगह होती है, नोएडा, हैदराबाद, मुंबई और कोलकाता। नोएडा, हैदराबाद, मुंबई और कोलकाता, ये 4 जगह जो है इनकी ढलाई होती है। तो ये 4 मिंट हैं भारत में, इनको बोल सकते हैं आप। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जो भी कॉइन होता है वो उस पर एक स्पेसिफिक मार्क होता है। स्पेसिफिक मार्क का मतलब ये है कि जैसे नोएडा है तो उस पर आपका डॉट होगा, इस पर आपका स्टार होगा, ये मुंबई पर आपका बी होगा, बॉम्बे, और कोलकाता पे कोई मार्क नहीं है। यानी ये मैं कह रहा हूं कि ये कॉइन को आप पहचान सकते हैं कि किस मिंट में ये ढला हुआ है। जिस भी मिंट में ढला हुआ होगा वो मिंट का यहाँ पर एक साइन बना हुआ होगा। तो ये सारे कॉइन्स जो हैं ये हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ कॉइन्स को हम बोलते हैं स्मॉल कॉइन और कुछ कॉइन को बोलते हैं बिग कॉइन। तो इसके लिए आरबीआई ने कुछ रूल्स बना रखे हैं। तो 50 पैसे यानी ₹1 से नीचे के कॉइन जो हैं वो स्मॉल कॉइन है, ₹1 से नीचे के कॉइन जो हैं वो स्मॉल कॉइन है। ₹1 से नीचे, तो ₹1 से नीचे तो एक ही आता है 50 पैसा, और 1 से लगाकर बाकी जब ₹20 तक के कॉइन इनको बिग कॉइन बोलते हैं। ऐसा क्यों है कि जब आप बैंक में जाते हैं तो कोई व्यक्ति अगर सिर्फ बैंकर को परेशान करने के लिए कॉइन रोज चिल्लर लेके जाता है तो वो मना कर सकता है। यानी अगर छोटे कॉइन है, स्मॉल कॉइन है, तो ₹10 तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर बड़े कॉइन है तो ₹1000 तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं। इससे ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन आपकी यारी दोस्ती होनी चाहिए बैंक में। अगर वो नहीं है तो वो मना कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, स्मॉल कॉइन, बिग कॉइन, ये सारा मैंने आपको बता दिया है। तो इशूअर ऑफ करेंसी में हमने सारा कवर कर लिया, कॉइन्स भी कवर कर लिए हैं एंड नोट्स भी कवर कर लिए। तो ये सारा मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ आरबीआई का एक फंक्शन है जिसमें हम बात करते हैं कि वो कॉइन इशू करता है और नोट इशू करता है। अब हम बात करेंगे आरबीआई के दूसरे फंक्शन के बारे में। तो आरबीआई का दूसरा फंक्शन और उससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो दूसरा फंक्शन मैं बताने जा रहा हूं ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और इससे आपकी इकोनॉमी कि समझ जो है वो बढ़ेगी। और इससे जो इकोनॉमिक समझ बढ़ेगी उसमें क्या स्पेसिफिक है वो देखिएगा, वो है इशूअर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इशूअर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इशूअर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यानी ये बी नंबर का फंक्शन, दूसरे नंबर का फंक्शन मैं बता रहा हूं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है इससे पहले वाला 5 नंबर का वीडियो देखिएगा। वीडियो के स्टार्टिंग में, 4 नंबर के वीडियो के एंड में मैंने सारे फंक्शन आपको बताए हैं कि कौन सा फंक्शन आरबीआई करता है। उसमें से एक फंक्शन हमने देखा, दूसरा फंक्शन देखते हैं, यानी मौद्रिक नीति का निर्गमन। इस फंक्शन को हम बोलेंगे मौद्रिक नीति का निर्गमन। मौद्रिक नीति का निर्गमन ये जारी करता है। तो मौद्रिक नीति क्या है, मुद्रा क्या है, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। मुद्रा तो हमने देख ही ली है, करेंसी तो देख ली है। ये इससे रिलेटेड पॉलिसी क्या है? देखिए, मौद्रिक नीति का मतलब मुद्रा से संबंधित नीति। मुद्रा से संबंधित क्या नीति है? मुद्रा से संबंधित नीति है कि आपके जो मार्केट है, आरबीआई है, वो कितनी मुद्रा जारी कर सकता है, कैसे जारी करेगा, सर्कुलेशन कैसे होगा। मार्केट में ज्यादा मुद्रा होगी तो सबके पास पैसा होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। बहुत सारी चीजें उससे रिलेटेड है। तो आरबीआई क्या करता है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में इन चीजों को कंट्रोल करता है। मनी का फ्लो, क्रेडिट, एडिक्वेट
एडिक्वेट सप्लाई, ये सारी चीजें जो है वो कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी में। यानी अगर हम बात करें मौद्रिक नीति तो ये रिलेटेड टू मनी है। सबसे पहले तो रिलेटेड टू मनी, आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं है लेकिन आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए छोटे छोटे पॉइंट बना के लिख रहा हूं। एक तो रिलेटेड टू मनी है और ये क्या है, ये संबंधित है एडिक्वेट सप्लाई, एडिक्वेट सप्लाई और कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, एडिक्वेट सप्लाई एंड कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, उससे संबंधित है। यानी अगर आपका एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मनी एंड कंट्रोल ऑफ क्रेडिट उससे रिलेटेड है तो आपका मार्केट में सही सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है और क्रेडिट कंट्रोल कैसे करना है उसके बारे में ये मॉनेटरी पॉलिसी जारी की जाती है। तो ये एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मनी या कंट्रोल ऑफ क्रेडिट क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या हैं, उनके बारे में अभी हम बात करेंगे। लेकिन बेसिक इसके बारे में अगर एक और देखें तो ये चीज़ है कि ये बाई मंथली होती है, बाई मंथली होती हैं, यानी द्विमासिक, और द्विमासिक जो होती हैं 2 महीने में एक बार जारी की जाती हैं। तो साल में कितनी बार होगी, 6 बार। और उसका रिव्यू जो है टाइम से पहले भी हो सकता है, जैसे इस बार 7वीं बार 29 मार्च को उन्होंने जारी की थी। तो 2 महीने में तो मिनिमम जारी करना ही है, उसके अलावा भी वो जो है जारी कर सकते हैं। और ये जो जारी करने के लिए एक कमेटी बनाई हुई है जिसको हम बोलते हैं एमपीसी। एमपीसी का मतलब है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है जारी करती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये मॉनेटरी पॉलिसी जारी करती है। ठीक है दोस्तों, तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो ये मतलब है ये अभी हम समझते हैं कि एडिक्वेट सप्लाई क्या है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट क्या है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये बाई मंथली होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसको जारी करती है, इसका काम ये है, मनी से संबंधित है। और इसका कंट्रोलर जो है, ये कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, बहुत ऐसा ही आता है कि मॉनेटरी पॉलिसी का कंट्रोलर कौन है, रेगुलेटर कौन है। तो कंट्रोलर जो है वो आरबीआई है, और आरबीआई में भी कौन है, ये एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो पहले इसी के बारे में बात करते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं, और फिर हम जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या हैं। तो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करते हैं। तो एमपीसी, एमपीसी का मतलब है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी समिति। इसमें 206 मेंबर होते हैं, 1 से लगाकर 6। तो इसमें 3 तो होते हैं एक्स ऑफिसियो, यानी एक गवर्नर है, जो गवर्नर होगा वो एक्स ऑफिसियो होगा। एक्स ऑफिसियो का मतलब है पदेन, पदेन सदस्य होगा ही होगा वो। दूसरा जो है इसमें एक डिप्टी गवर्नर होता है, डिप्टी गवर्नर, और डिप्टी गवर्नर भी एक्स ऑफिसियो होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन स्ट्राइक होना चाहिए कि डिप्टी गवर्नर तो होते हैं 4, तो कौन सा वाला डिप्टी गवर्नर जो है वो इसमें एक्स ऑफिसियो होगा। तो वो डिप्टी गवर्नर एक्स ऑफिसियो होगा जो मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट का हेड होगा। और वो अभी अगर बात करें तो ये तो शक्तिकांत दास है गवर्नर, तो हमारे शक्तिकांत दास। और अगर इनकी बात करें तो पहले विरल आचार्य थे, कई लोग उनको वायरल बोलते थे लेकिन वो विरल आचार्य थे। और अभी जो हो गए हैं माइकल देव पात्रा हो गए हैं, ये डिप्टी गवर्नर। और एक जो है ऑफिसर ऑफ आरबीआई, यानी कोई एक ऑफिसर जो मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित हो वो इसका सदस्य बन सकता है। तो ऑफिसर ऑफ आरबीआई ये अभी हैं जनक राज, जनक राज। ये करंट का क्वेश्चन भी बन सकता है, बदल गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और 3 मेंबर जो हैं, इन तीनों को बोला जाता है एक्स ऑफिसियो, यानी ये आरबीआई के होते हैं। और इसी तरीके से 3 मेंबर जो हैं 4, 5 और 6 नंबर वो सरकार अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो हैं एक तो है रविंद्र ढोलकिया, एक है आपके पामी दुआ, और एक का नाम मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कमेंट में मुझे करके बताइएगा। वैसे तो मैं बता सकता हूं लेकिन नहीं बताऊंगा ताकि इंटरेक्टिव थोड़ी क्लास होगी, तो आप मुझे बताइएगा। पामी दुआ, रविंद्र ढोलकिया 2 तो मैंने बता दिए हैं। एक बाहर का मेंबर है यहाँ पर कोई, और उसका नाम बताइएगा। ये 3 जो हैं आरबीआई से हैं, 3 बाहर से हैं। अब ये क्या करते हैं, हर 2 महीने में मीटिंग करते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो उससे पहले भी करते हैं। और उस मीटिंग में डिसाइड करते हैं कि आरबीआई मनी की एडिक्वेट सप्लाई के लिए क्या क्या ठोस कदम उठाए। उसके लिए टूल्स का उपयोग करते हैं, वो टूल्स हम पढ़ेंगे। इसमें अगर
एक मत नहीं है 6 लोग तो वोटिंग होती है, और वोटिंग होने में बहुमत से डिसीजन लिया जाता है। जैसे 6 मेंबर है तो 4-2 से ले लिया, 5-1 से ले लिया, 6-0 से ले लिया। लेकिन अगर 3-3 से ले लिया तो प्रॉब्लम है। 3-3 से लेने का मतलब यह है कि बराबर हो गए हैं, तो उस केस में गवर्नर का डिसीजन मान्य होगा। यानी अगर इक्वल वोटिंग है तो गवर्नर बोलेगा वो होगा, अदरवाइज ये बहुमत से निर्णय लिए जाएंगे। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। अब हम बात कर रहे हैं एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मनी क्या है। तो सप्लाई ऑफ मनी को आप ऐसे समझिएगा, इसको इन्फ्लेशन से भी रिलेट कर सकते हैं आप। सप्लाई ऑफ मनी यानी मुद्रा की पूर्ति। तो मुद्रा की पूर्ति क्या है वो देखिए हम इसको इन्फ्लेशन वर्सेस डेवलपमेंट के उससे समझेंगे। इन्फ्लेशन या मॉनेटरी पॉलिसी को आप ऐसे समझिए कि प्राइस स्टेबिलिटी वर्सेस डेवलपमेंट। प्राइस, मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइम टारगेट क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है? प्राइस स्टेबिलिटी करती है और डेवलपमेंट भी करती है। अब इसको ध्यान से पेशेंसली सुनने की जरूरत है। अगर आप ये समझेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। मॉनेटरी पॉलिसी का पर्पस कभी इंटरव्यू में पूछता तो ध्यान रखिएगा, इट इज फॉर प्राइस स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट, दोनों काम करती है। लेकिन ये दोनों काम अपने आप में अपोजिट है। अगर आप प्राइस स्टेबल करेंगे तो डेवलपमेंट उतना नहीं होता है, और डेवलपमेंट होता है तो प्राइस स्टेबल नहीं होते। क्यों ऐसा है वो ध्यान से समझिएगा। देखिए आरबीआई आपको पता है कि कितने भी नोट छाप सकता है और उसको सर्कुलेशन कर सकता है। आप एक ऐसी कंडीशन लीजिएगा जब हर व्यक्ति के पास, कल से मोदी जी बोल देंगे 50-50 हजार रुपए हर महीना हर एक को मिलेगा, खूब छाप देंगे नोट। इस स्थिति में क्या होगा? हर एक व्यक्ति के पास पैसा होगा, और हर एक व्यक्ति के पास पैसा होगा तो वो घर पे तो रखेगा नहीं, वो कुछ खर्च करने जाएगा। और जब खर्च करने जाएगा तो वो क्या करेगा? डिमांड करेगा। किसकी डिमांड करेगा? समोसा का डिमांड करेगा, कचौरी डिमांड करेगा, फ्रिज, कूलर, एसी, टीवी सबकी डिमांड करेगा। और जब सबकी डिमांड करेगा दोस्तों तो फिर क्या होगा कि वहां मार्केट में जो सप्लाई है वो इम्बैलेंस हो जाएगी। मांगने वाले ज्यादा, खरीदने वाले कम। इससे क्या होगा? बहुत सारा जो है रेट बढ़ जाएंगे। आप 10,000 की चीज को, चूंकि आपके पास पैसा है, 20,000 में खरीदने को तैयार होंगे, 30,000 में खरीदने को तैयार होंगे। इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब कीमतें बढ़ जाना। तो कीमतें कैसे बढ़ती है? कीमतें बढ़ती है अगर मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाए। लिक्विडिटी बढ़ जाए तो कीमतों में क्या होता है? कीमतों में भी वृद्धि होती है। अगर मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाए तो कीमतों में वृद्धि हो जाती है। तो ये कैसे होता है? या तो लिक्विडिटी बढ़ने से कीमतों में वृद्धि होती है, या फिर कीमतों में वृद्धि कैसे होती है कि सप्लाई कम हो जाए, इससे भी कीमतें बढ़ सकती है। सप्लाई डाउन हो जाए, नोट उतने ही, लिक्विडिटी उतनी ही, सारी चीजें उतनी ही, पैसे उतने ही हैं, लेकिन मार्केट में सप्लाई कम हो गई है, दूध की सप्लाई कम हो गई है, रेट बढ़ जाएंगे छोटे के दूध का। वैसे ही या तो लिक्विडिटी बढ़ जाए या सप्लाई कम हो जाए तो कीमतों में वृद्धि होती है। और जब कीमतों में वृद्धि होती है तो इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों मुद्रास्फीति। और मुद्रास्फीति जब होती है तो इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है पैसे पर। और पैसे का जो परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर, वो परचेजिंग पावर हो जाता है कम। उसको हम बोलते हैं क्रय क्षमता। क्रय क्षमता, क्रय क्षमता कम हो जाने का मतलब है चाहे वो सप्लाई कम होने से कीमतें बढ़े या लिक्विडिटी बढ़ने से कीमतें बढ़े, दोनों ही केस में जब मुद्रास्फीति होगी कीमतें बढ़ जाएंगी तो फिर उसमें परचेज पावर कम हो जाएगा। यानी कि 10 रुपए की चीज 20 में आएगी, 20 की 30 में आएगी। जो 20 रुपए का खरीदने का ताकत है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन और इसी को बोलते हैं परचेजिंग पावर। अब इन दोनों का कैसे रिलेशन आप देखिएगा, समझिएगा। इसको मैं आप थोड़ा अच्छे तरीके से ट्राई करता हूं समझाने की, तो ध्यान से समझिएगा, या इसको अगले पेज पर ले लेते हैं। तो देखिए ये मैं पहले भी बता चुका हूं, पहले मैंने राउंड मार्केट बनाया था, इस बार मैं स्क्वायर मार्केट बना रहा हूं। ये मार्केट है, कोने कोने में पैसा भरा हुआ है। मान लीजिए ये बाजार है, ये भारत का बाजार है जहां पर व्यापारी भी है, बैंकर भी है, जनता भी है, सबके पास पैसा है। ठीक है, अभी ये उतना पैसा है जिनमें आराम से काम चल रहा है। अब आरबीआई क्या करती है? आरबीआई बहुत सारे नोट प्रिंट करती है। नोट प्रिंट करती है, या नोट प्रिंट नहीं भी करती है तो सरकार के पास जो पैसा है वो गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लाती हैं
और उस स्कीम के तहत मार्केट में बेचती है, या फिर लोन अगर सस्ता है, लोन अगर सस्ता है तो कई सारे बिजनेसमैन जो है लोन लेते हैं। इन सब का क्या फर्क पड़ेगा? आरबीआई पैसा जारी करेगी तो मार्केट में आएगा, गवर्नमेंट स्कीम्स बदलेगी, फ्री ये फ्री वो सब कुछ फ्री, तो मार्केट में पैसा आएगा। और लोन सस्ता होगा तो बिजनेसमैन क्या करेगा? लोन ले लेके आरबीआई से पैसा जो है मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, पुल बनाएगा, ब्रिज बनाएगा, पटरियां बनाएगा, बहुत सारे काम करेगा, फैक्ट्री बनाएगा, तो मजदूरों को पैसा देगा और वो सारा पैसा जो है मार्केट में सर्कुलेट होगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये भर जाएगा, मधुमक्खियों की तरह पैसे सबके पास हो जाएंगे। और जब सबके पास पैसे हो जाएंगे तो अभी जो मैं आपको बता रहा था वही केस होगा, सब लोग जो है डिमांड करेंगे, गरीब, मजदूर, दीनहीन, दलित, शोषित, सबके पास पैसा होगा, अमीरों के पास तो है ही। तो जब वो सब लोग डिमांड करेंगे तो डिमांड करने से क्या होगा? कीमतें बढ़ जाएगी। लेकिन कीमतें जिस अनुपात में बढ़ेगी उस अनुपात में उन लोगों के पास पैसा नहीं बढ़ेगा। अमीर आदमी तो क्या करेगा? अमीर आदमी तो उस चीज को सस्टेन कर लेगा, लेकिन गरीब नहीं कर पाएगा। और कौन नहीं कर पाएंगे? बैंकर भी नहीं कर पाएंगे। बैंकर क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इनकी सैलरी क्या होती है? फिक्स्ड होती है। और जब सैलरी फिक्स्ड होगी तो 30,000 में खर्चा, 50,000 में खर्चा नहीं चलेगा। इसीलिए आपको पता है कि हर महीने महंगाई के अनुपात में डीए दिया जाता है, 200-400 रुपए हर महीने, या जब भी आपका डीए रिवाइज होता है 2-3 महीने में तब थोड़ी बहुत वृद्धि दी जाती है। तो अभी थोड़े टाइम पहले किसी ने स्टेटस डाला था, मैंने देखा था, 56 रुपए का डीए दिया गया था सैलरी इंक्रीमेंट। तो आप सोचिए उससे तो महंगाई कंट्रोल नहीं होगी ना। तो जो गरीब लोग हैं उनको उस अनुपात में नुकसान होगा, फिक्स सैलरी वाले हैं उनको नुकसान होगा। तो अब आप देखिए, आरबीआई अगर डेवलपमेंट करना चाहती है तो उसको लोन क्या करना पड़ेगा? सस्ता करना पड़ेगा, मार्केट में पैसे की सप्लाई करना पड़ेगी, सरकार को स्कीम्स वगैरह चलानी पड़ेगी, इससे डेवलपमेंट होता है। लेकिन ये डेवलपमेंट होने से कीमतें बढ़ जाएगी। अगर आरबीआई प्राइस स्टेबल करना चाहेगी, ये प्राइस स्टेबल करना चाहेगी तो उसको क्या करना पड़ेगा? ये सारे लोन को महंगा करना पड़ेगा, ये पैसा कम खर्च करना पड़ेगा सरकार को। तो अब आप देखिए, ये जो सारा मनी का मैनेजमेंट है दैट इज कॉल्ड द मॉनेटरी पॉलिसी। कैसे करना है, इसके टूल्स क्या है मैं बताऊंगा। तो आरबीआई दो ही काम कर सकती है। क्या काम कर सकती है? आरबीआई या तो ये काम करे जो मैं कर रहा हूं, ये देखिए, ये मैं क्या कर रहा हूं, देखिए, आरबीआई यहां से पैसा एब्जॉर्ब कर ले, उड़ा दे, तो कम पैसा कम डिमांड। या फिर आरबीआई दूसरा काम ये कर सकती है कि अगर पैसा नहीं उड़ाए तो कोई बात नहीं, चलिए कम से कम इस फ्लो को तो रोक दे, यहाँ पे इस फ्लो को तो रोक दे ताकि ज्यादा पैसा ना हो। तो दो चीजें कर सकती है, और वो कैसे करती है वही आरबीआई के टूल्स हैं। बट आप ये समझिएगा कि प्राइस स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट जो है थोड़ा कंट्रोडिक्शन है उनमें। कैसे? अगर डेवलपमेंट ज्यादा करेंगे तो मनी की सप्लाई ज्यादा होगी, और मनी की सप्लाई ज्यादा होने से प्राइस बढ़ेंगे, तो गरीबों को दिक्कत आएगी। और अगर प्राइस को कंट्रोल करना है तो डेवलपमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा, सप्लाई कंट्रोल करनी पड़ेगी, लोन महंगे होंगे तो लोग पैसा नहीं लगाएंगे। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस को ही हम बोलते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू बैलेंस किया जाता है। तो इसके लिए क्या क्या टूल्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। अगर आपको इन्फ्लेशन के बारे में और चीजें जानना है, इन्फ्लेशन के बारे में, जो कि मैं यहां नहीं बताऊंगा, तो इन्फ्लेशन के बारे में या मुद्रास्फीति के बारे में जानना है तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पर जीएस के नाम से, जनरल स्टडीज टॉपिक के नाम से। तो वहां जाकर इन्फ्लेशन पे एक वीडियो है, वो देख लीजिएगा। उसमें कई सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। डब्ल्यूपीआई, सीपीआई कैसे नापते हैं, क्या वेटेज होता है, क्या फर्क है, कौन मिनिस्ट्री इशू करती है, कौन डेटा कलेक्ट करता है, सारा मैंने वहां बताया हुआ है। हम तो सिर्फ अभी बात करेंगे कि टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, यानी कैसे इनको कंट्रोल किया जाए। टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इस मार्केट में से कैसे इस रुपए का फ्लो क्या किया जाए, या तो सप्लाई रोक दी जाए या फिर इनको कैसे बाहर निकाला जाए। यानी वापस वहीं पर आ गए हम, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब जो मैंने मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे पहला उद्देश्य बताया था, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। तो कंट्रोल ऑफ क्रेडिट यानी लोन को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्रेडिट का मतलब होता है लोन। या फिर सप्लाई, एडिक्वेट सप्लाई कैसे की जाए, तो या तो सप्लाई बंद करिए या एब्जॉर्ब करिए, क्रेडिट कंट्रोल करिए। इसी सारे को हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स। वो क्या क्या होते हैं वो हम बात करेंगे, लेकिन ये बात करेंगे हम अगले वीडियो में। आप देखते रहिएगा और एंजॉय करिएगा। और अगर कुछ आपके क्वेश्चन है या मैंने कोई क्वेश्चन पूछे तो उनका आंसर जरूर दीजिएगा, थोड़ा इंटरेक्टिव होगा। देखिए दोस्तों, एक चीज आप समझिएगा, हम सारे ऑफलाइन से रिलेटेड थे, ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते थे, वो दिन क्या बाहर वाले थे। लेकिन अब जो स्थिति हुई है तो हमें बदलना पड़ेगा, और परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो बदल जाता है वो चीजें
हो जाती है, वो आगे चल जाता है इंसान। हम तो इस दौर में ही थे, यूट्यूब चैनल भी बनाया था, कुछ कुछ वीडियो लेकर आने वाले थे, इवन ऐप भी हमारा डेवलपमेंट में था। अभी जो आप ऐप यूज कर रहे हैं उससे मुझे पता है आपको बहुत सारी शिकायतें होंगी, उसमें पॉज, उसमें जो है स्पीडोमीटर नहीं है, उसमें क्वालिटी का ऑप्शन नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन आप चिंता मत करिएगा, आपको थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा भी ट्रस्ट करेंगे धाकड़ कॉन्सेप्ट पे, तो जो चीजें हमने वहां पर आपके लिए की हैं, जितने सिलेक्शंस दिए हैं, वही हम ऑनलाइन के माध्यम से भी करेंगे। लेकिन समय लगता है दोस्तों, और विश्वास जो करता है वो हमारे साथ में रहेगा, हमसे जुड़ा रहेगा, और हम उसके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। लेकिन हर चीजों में टाइम लगता है। जो लोग 3-3, 4-4 साल से ऑनलाइन में थे, उनके लिए बहुत आसान है करना, कहना, सुनना, सारी चीजें। लेकिन हम जब इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, 6 महीने पहले हमने यूट्यूब चैनल जब बनाया था, तो धीरे धीरे हम डेवलप कर रहे थे। एक स्टूडियो हमने बनाया था, दूसरा स्टूडियो जिस दिन हमने किया था उसके 5-7 दिन बाद ही लॉकडाउन हो गया था। तो कोशिश कर रहे हैं, इवन के सर के पास में भी अब जो है सोर्सेस हो गए, उन्होंने मैनेज कर लिए हैं, तो वो भी आपके सामने आने वाले हैं। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखिएगा कि हम बहुत जल्दी इस पर आएंगे, और आपके जितने स्टूडेंट का छूटा हुआ है, बाकी है, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, सबका कोर्स करवाएंगे। अगर ऑफलाइन चलेगा ऑफलाइन में करवाएंगे, नहीं चलेगा ऑनलाइन में कराएंगे, दोनों में करवाएंगे। इसके लिए आपको थोड़ा हमारे साथ में बने रहना पड़ेगा, क्योंकि हमने 4-5 साल सिर्फ स्टूडेंट के साथ में ही काम किया है। हाँ, हम उतने वेल वर्स्ड नहीं है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जितने कि दूसरे लोग हैं, और कई लोग जो हैं वो पढ़ रहे हैं, मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं। आप पढ़िए, जहां से अच्छा मिलता है पढ़िए, लेकिन आप जहां पर पढ़े हैं उन पर भी थोड़ा ट्रस्ट करिए। हम अच्छी क्वालिटी का सारी चीजें लेकर आएंगे। वो ऐप सिर्फ एक तरीके से ट्रायल वर्जन है, वो चल रहा है अभी, उसको भी बदल देंगे। थोड़े टाइम में सारी चीजें सही हो जाएंगी। तो पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।